अब हम एक और रोचक अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जो वर्तमान में खासा चर्चा का विषय नागरिकता, सिटीजनशिप। भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता के प्रावधानों की बात करता है। कौन है भारत के नागरिक, कौन हो सकते हैं भारत के नागरिक, कौन भारत के नागरिक नहीं हैं, और भारत में नागरिकता तय करने की अंतिम शक्ति किसके पास है। तो ये सब मुद्दे हैं, सब बातें हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे एक एक करके। थोड़ा टाइम लगेगा, आप अच्छे से पढ़िएगा। शुरू में थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, कठिन लगेगा, विधिक और वैधानिक भाषा होगी, इसके बाद फिर इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। तो आज का क्लास थोड़ा सा कठिन रहेगा, उसको आप झेल लीजिएगा। फिर भी हम रोचक बनाने की कोशिश करेंगे। अध्याय 3 चैप्टर 3 नागरिकता व संबंधित मसले। एक बड़ी टॉपिक होगी जिसे आपको अच्छे से पढ़ना है, जहाँ से प्री मेन में क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। मेंस में एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा। एक बार फिर हम आपको बता देंगे, इंडिया टुडे में जो मिस्टर अंशुमान तिवारी वाला लेख आता है, उस आलेख को आप जरूर पढ़ें। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ते हैं तो आप आश्वस्त रहें कि सेकंड और थर्ड पेपर के और एथिक्स के काफ़ी हद तक मुद्दे आपके सध जाएंगे। वो बड़ी बैलेंस भाषा में और बड़ी दर्शन और रहस्य और मनोविज्ञान की बात अपने आप में समेटी हुई रहती है। तो नागरिकता व संबंधित मामले ये भारत के संविधान के भाग 2 में है। पार्ट 2 अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में इस मुद्दे की चर्चा है। अब हमें इसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ कवर करनी हैं। तो पहले हम संवैधानिक पक्ष देखेंगे। 5 से 11 क्या कहता है। नागरिकता व्यक्ति को मिलेगी, आखिर व्यक्ति कौन है। तो व्यक्ति का अर्थ प्रधान न्यायपीठ तय करता है, जो नैसर्गिक तौर पर भारत में हो, नेचुरली। बाकी डिटेल्स थोड़ी देर बाद। तो पहले हम संवैधानिक चर्चा करेंगे, जहाँ पर स्पष्ट हो जाएंगे कि नागरिकता तय करने का अनंतिम अधिकार अनुच्छेद 11 के तहत संसद को दिया गया, पार्लियामेंट को दिया गया है। तो हम देखेंगे जो नया नागरिकता कानून उस समय बना था, यानी कि नागरिकता अधिनियम 1955, इसके ढेर सारे पक्ष। तो फर्स्ट पॉइंट संवैधानिक संदर्भ, सेकंड पॉइंट नागरिकता अधिनियम 1955। इसी में ही आपको कौन नागरिक हैं, कौन नागरिक नहीं है, नागरिकता जाएगी कैसे, इत्यादि मुद्दे और कुछ स्पष्टीकरण आपको बताए जाएंगे। और अपेक्षा यह की जाएगी कि भारत सरकार अधिनियम 1935, डोमिनियन की सरकार इत्यादि आप यहाँ समझ लें, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 भी आपको देखना होगा, जिससे नागरिकता के कुछ संदर्भ क्लियर होंगे। तो यहाँ तक हम कल पहुँचेंगे। तो कल कम से कम आप ये सब बातें, भारत सरकार अधिनियम 1935, डोमिनियन स्टेट, ये सब चीज़ें आप समझे रहेंगे घर से। ये हम नहीं पढ़ाएंगे, ये लीगल हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, संवैधानिक इतिहास में पढ़ाया जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री में, जिसे अंसारी जी आपको पढ़ाएंगे। चलें, अब चूँकि ये चीज़ आप जान चुके होंगे, नागरिकता क्या है, नागरिकता आएगी कैसे, छीनेगी कैसे, जाएगी कैसे। तो आज वर्तमान में जो अहम मुद्दा आपके सामने है, नागरिकता का नया अधिनियम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो भी डिटेल चर्चा में होगा, जो तमाम शंकाएँ, संभावनाएँ और
मांग लेके आया है, इसमें खास चर्चा होगी। तो इसकी कुछ जनरल बातें बताएंगे, सामान्य। इसके बाद हम कुछ आपको ऐसे छोटी मोटी टिप्पणियाँ बताएंगे, जैसे घुसपैठिए कौन है, अप्रवासी कौन है, प्रव्रजनकर्ता कौन है, UNHCR क्या कहता है, जनगणना क्या है। तो ऐसे छोटी छोटी बातें आपको बताएंगे हम। भारत सरकार अधिनियम का हल्का सा खाका, छोटा मोटा। इसके बाद हम आपको इसमें बताएंगे डोमिनियन स्टेट, ये सब शब्दावलियों से संबंध बातें रहेंगी। जब ये हो जाएंगी तब हम आपको बताएंगे और टॉपिक्स, जैसे क्या नागरिकता संशोधन कानून भेदभावपूर्ण है, क्या CA की वाकई ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट, क्या CA वाकई राजनीति से प्रेरित है, क्या NRC की ज़रूरत है, क्या NRC CA से जुड़ा हुआ है। वस्तुतः साथ साथ असम में NRC का संदर्भ, ये मुद्दे ऐसे हैं जो संदेह पैदा करते हैं, जो आंदोलन का कारण बन रहे हैं, जो भारतीय जनमानस खासतौर बुद्धिजीवियों को उद्वेलित किए हुए हैं। पक्ष विपक्ष का द्वंद्व चल रहा है, सरकार कुछ कहती, विपक्ष कुछ और कह रहा है, बुद्धिजीवी कुछ और तरीके से हतोत्साहित हैं। तो वस्तुतः ये प्रश्न भेद पैदा करते हैं, संशय पैदा करते हैं, शंका पैदा करते हैं, और ये कुछ आश्वासनों की मांग करते हैं। इस नाते इनकी चर्चा ज़्यादा ज़रूरी रहेगी। हम आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको बताएंगे कि NPR क्या है, NPR बनाम जनगणना, फिर नागरिकता का प्रश्न, और इन संबंधित मुद्दों का समाधान, निराकरण, फिर प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार के प्रश्न हम आपको कराएंगे। इतनी बातें हमको यहाँ पढ़ने हैं, जो आपको 2-4 लेक्चर तो लग ही जाएगा, 5 भी लग सकता है। तो अब हम इस भाग को शुरू करते हैं। तो देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बिगिन विथ, हमें शुरू करना, हम शुरू करते हैं नागरिकता के संवैधानिक पक्ष। कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट ऑफ सिटीजनशिप। हमारा संविधान नागरिकता के बारे में क्या कहता है, नागरिकता के बारे में हमारे संविधान की सोच क्या है। तो यहाँ पर 5 से 11 आर्टिकल 5 कहती है। 5, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी कि जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ तो नागरिकता का मूल स्वरूप क्या था, कौन नागरिक माने जाते थे। 6वां अनुच्छेद कहता है, आर्टिकल 6, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। यानी कि जब देश स्वतंत्र हुआ तो कुछ रिशफलिंग हुई, इधर से उधर, उधर से इधर। तो जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उनके नागरिकता के क्या अधिकार हैं, यह बात करता अनुच्छेद 6। आर्टिकल 7, अनुच्छेद 7 कहता है कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, यानी कि एक तो पाकिस्तान से यहाँ आए और एक भारत से पाकिस्तान गए,
तो 7वां अनुच्छेद कहता है कि जो लोग भारत से पाकिस्तान गए उनके नागरिकता के क्या अधिकार हैं। आर्टिकल 8, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार, यानी कि जो भारत से बाहर रह रहे हों लेकिन उनकी उत्पत्ति भारत में हुई हो, उनके माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, तो उनकी नागरिकता की क्या बात होगी। यह बात आर्टिकल 8 करती है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकों के अधिकार। आर्टिकल 9, 9वां अनुच्छेद क्या कहता है? विदेशी राज्य की नागरिकता को स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का भारत का नागरिक न होना, यानी कैसे व्यक्ति जो स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता अडॉप्ट कर लिए हैं वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। यह बात अनुच्छेद 9 कहता है। अनुच्छेद 10, देखें कुछ बातें सीख लें। डी बसु की जब आप किताब पढ़ेंगे, सबसे स्टैंडर्ड किताब तो ये सब आएंगे, या संविधान में, बेरेट में, यदि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, ये लाइन बोली जाएगी। यदि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अब आप पोल्ट्री पढ़ने जाएं तो भाषा भी सीखें। अन्यथा उपबंधित, ये आपको कोई नहीं बताएगा। अन्यथा उपबंधित के सिवाय उपरोक्त को महत्व देते हुए उपरोक्त को महत्व देते हुए पूर्व के बिंदुओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी शब्दावलियां कुछ और आएंगी जो रास्ते में बताते रहेंगे। अन्यथा यदि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, यानी कि जो हम बात कहने जा रहे हैं यही बात महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि इसकी कुछ और अपेक्षाएं हो, पूर्वगामी, पहले की, पीछे की, आगे की, तो वह बात भी महत्वपूर्ण होगी। यदि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, यानी कि कुछ आगे पीछे की बात जुड़ी हुई न हो, तो जो हम कह रहे हैं यही बात सही है, हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। ये हम कह रहे हैं तो यह लाइन कहते हैं कि यही बात महत्वपूर्ण है, यह कानून आज से लागू होगा, यही महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर कानून का प्रभाव किसी खंड के धरातल पे आगे पीछे हो तो उस बात को भी महत्व दिया जाए। अगला, अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यदि यह बात किसी अन्य उपबंध में नहीं कही गई है तो, और कही गई है तो उस उपबंध की बात को मानते हुए यह बात जारी रहेगी। ये दोनों लगभग एक हैं। उपरोक्त को महत्व देते हुए जिसे भी आएगा कि अनुच्छेद 5 और 6 की बात स्वीकारते हुए, यानी कि 5 और 6 की बात है, आगे पूर्व के बिंदुओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यानी कि पीछे जो बातें कही गई हैं उनके महत्व पे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला जा रहा है, वे हैं आगे की बात। तो ये सब मुद्दे यहाँ बीच बीच में उपयोग में आएंगे। तो इस तरीके से आप देखें कि आर्टिकल 10 क्या कहती है। आर्टिकल 10 कहती है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना,
ये चर्चा भी थोड़ी देर बाद डिटेल में करते हैं अच्छे से। यहाँ पे थोड़ी सी बात आप समझ लें कि 5, 6, 7, 8, 9 अपनी जगह है, लेकिन अगर हमारी संसद चाहे तो कोई ख़ास कानून बना करके किसी को नागरिक घोषित कर सकती है। यही संसदीय सर्वोच्चता है, यही संसदीय विशेषाधिकार है भारत की संसद, जो हमारी संसद को सबसे बड़ी पंचायत को देता है। लास्ट पॉइंट, 11वां पॉइंट, आर्टिकल 11। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना, यही अल्टीमेट पॉइंट है, यही खास पॉइंट है। यही नागरिकता के अधिकार के स्वरूप में परिवर्तन कर सकती है, नागरिकता के बिंदुओं को जो पहले से हैं रद्द-बदल कर सकती है, कुछ अपनी बात घोषित कर सकती है। संसद नागरिकता के कानून या नागरिक होने की परिभाषा बदल सकती है। हमारा संविधान भारत की संसद को यह अधिकार देता है। तो दैट्स वाई दीज आर आपके पास 7 points 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये 7 बिंदु हैं जो नागरिकता के संदर्भ में कुछ संवैधानिक संदर्भों का उद्घाटन करते हैं। अब एक एक करके चलते हैं थोड़ा डिटेल में। थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन जब आप बेरैक्ट से देखिएगा, कुछ हमारी बात पढ़िएगा, कुछ दिमाग लगाइएगा, तो धीरे धीरे चीज़ें स्पष्ट हो चलेंगी। आगे तो कहानी ही इंटरेस्टिंग है, तर्क वितर्क का पक्ष है, पार्टियों का झगड़ा है, बुद्धिजीवियों का कमेंट है, संस्थाओं की निराशा है, क्या हो रहा भारत जैसे देश में। चलिए मुद्दे पे हैं। नागरिकता नोट करते समझते चले। सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 to 11, पार्ट 2, आर्टिकल 1 यानी कि अनुच्छेद 1, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। संविधान के प्रारंभ पर यानी कि जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः प्रवृत्त, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित घोषित कर दिया गया भारत की जनता के द्वारा, तब नागरिकता का क्या स्वरूप था, किसे नागरिक कहा जाता था। नोट करें, समझाते चलते हैं। इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है, यानी कि जो व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में रह रहा हो। एक बात थोड़ा सा यहीं पे स्पष्ट हो लें कि जब ब्रितानी हुकूमत थी तो आर्यावर्त यह भारत बड़ा लंबा चौड़ा था, अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, कटक से अटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान भी, अफ़गानिस्तान का कुछ हिस्सा भी हमारे ही हिस्से में था। भारत सरकार अधिनियम ऐसे व्यक्तियों को भी ब्रितानी भारत का नागरिक ही मानती है। अगर वे नागरिक भारत में आए तो उन्हें भी भारत की नागरिकता दी गई। ऐसे ही कुछ संदर्भ नए मसलों के साथ आज भी सामने हैं। तो किंतु इस भारत राज्य क्षेत्र का मतलब कि विभाजन के बाद द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत के आधार पर जन्मे भारत के राज्य क्षेत्र में, कह सकते हैं जो वर्तमान का 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, उस भारत के। तो इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है, यानी कि जो यहाँ रह रहा है, वह
और इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है और काखंड, जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, का पॉइंट, खा पॉइंट, जिसके माता या पिता में से कोई, जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, गा, जो ऐसे प्रारंभ के ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर रह रहा हो, उसे कहा जाएगा इंडियन सिटीजन, वह भारत का नागरिक होगा। तो अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवसित जो यहाँ जन्मे हों, जिनके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मे हों, या इस संविधान के प्रारंभ होने के ठीक पहले से कम 5 वर्ष तक भारत में मामूली तौर पर रह रहे हों, ऐसे लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे। यह सामान्य नियम हुआ। बाकी पाकिस्तान को प्रवचन किए अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत को प्रवचन किए अनुच्छेद 7, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोग अनुच्छेद 8, विदेशी राज्यों की नागरिकता अर्जित करने वाले जो भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे अनुच्छेद 9, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना अनुच्छेद 10, और संसदीय विशेषाधिकार नागरिकता के संदर्भ में अनुच्छेद 11, इन बातों को प्रॉपर प्रभाव देते हुए, तो इस तरीके से आर्टिकल 1 कहती है कि का खा गा के लोग भारत के नागरिक हों, जो भारत में जन्मे हों, जिनके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो, या संविधान के उत्पत्ति में आने के दिन के ठीक 5 वर्ष तक मामूली तौर पर भारत में रह रहे हों, इन्हें भारत का नागरिक कहा जाए। अब यहाँ पे पॉलिटी में अक्सर चीज़ें आएंगी, संकेत शब्द। तो इन अनुच्छेदों में संकेत शब्द क्या है? यहां संकेत शब्द है व्यक्ति, पर्सनालिटी। तो इन्हें 2 विवादों के साथ समझें। पृथ्वी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, पृथ्वी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये विवाद है आपका 1982 का। अगला है स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस सीटीओ। उन्नीस 1963। इन 2 विवादों में व्यक्ति को परिभाषित किया गया। ध्यान रहे, संविधान की व्याख्या और परिभाषा लगाने का अधिकार केवल किसको होगा? सुप्रीम कोर्ट को। तो व्यक्ति को डिफाइन करते हुए सामान्य तौर पे व्यक्ति वही हैं जो काखागा में कहे गए, वो भारत के नागरिक हैं। किंतु विशेष परिचय जब व्याख्या की जरूरत हुई तो पृथ्वी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि व्यक्ति
वह तो माना जाएगा जो अनुच्छेद 33 के आधार पर सशस्त्र बल का कोई सदस्य हो। व्यक्ति वह तो माना जाएगा इस निर्णय के अनुसार जो अनुच्छेद 33 के अधीन आर्टिकल 33 के अधीन जो सशस्त्र बल का सदस्य हो, वह तो भारत का नागरिक है, वह व्यक्ति भारत का नागरिक है, सशस्त्र बल वाला, सेना वाला। लेकिन किसी कंपनी या व्यक्तियों का संघ या समूह, चाहे वो कारपोरेट हो चाहे वो नॉन कारपोरेट हो, उसे नागरिक नहीं माना जाए। यानी कोई बाहर की कंपनी आए, कुछ दिन काम करे और नागरिकता की घोषणा करे कि हम नागरिक हैं, ऐसा नहीं। तो पृथ्वी के विवाद में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यह था कि सशस्त्र बल का कोई व्यक्ति अनुच्छेद 33 के तहत तो भारत का नागरिक माना जाएगा, लेकिन कोई कारपोरेशन, कोई कंपनी या कोई समूह जो यहाँ पे व्यापार व्यवहार कर रही है, उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। दूसरा विवाद, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस सीटीओ। इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि व्यक्ति शब्द नैसर्गिक व्यक्तियों को शामिल करता है जो नेचुरली यहाँ पे पैदा हुए। ये इसका मतलब नहीं कि मूल विधान का रूप बदल रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है खास परिस्थितियों, खास लोगों के संदर्भ में। तो इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि व्यक्ति केवल नैसर्गिक व्यक्तियों को शामिल करता है, यह किसी विधायी व्यक्ति जैसे कंपनी, कारपोरेशन इत्यादि को शामिल नहीं करता। तो ये दोनों विवाद अंततः ये तय करते हैं कि सशस्त्र बल का सदस्य तो भारत का नागरिक है, नैसर्गिक व्यक्ति तो भारत का नागरिक है, लेकिन ये कहीं कोई कारपोरेट घराना, कोई कंपनी, कोई व्यक्तिगत संगठन वह नागरिक है, ये विवाद कहते हैं कि उन्हें नागरिक में शामिल नहीं किया जाए। अब आप आए अनुच्छेद 6 पर। आर्टिकल 6 बताएं जो था ना, क्या हमने ऊपर लिखाया है? पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। यानी कि वे नागरिक जो पाकिस्तान से भारत आए हैं विभाजन के बाद, उनके नागरिकता के अधिकारों का क्या होगा? तो इसमें संविधान कहता है कि अनुच्छेद 5 में से किसी बात के होते हुए भी, यानी कि अनुच्छेद 5 का महत्व स्वीकारा किया जा रहा है या खास परिस्थितियों में मना भी किया जा सकता है। क्या लिखा जा रहा है? अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी, दोनों बातें, अनुच्छेद 5 का महत्व बना हुआ है और खास परिस्थितियों में उसका महत्व कम भी किया जा सकता है, लेकिन सामान्य पर अनुच्छेद 5 का महत्व बरकरार है। अनुच्छेद 5 में से किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से इस समय जो पाकिस्तान के अंतर्गत है भारत के राज्य क्षेत्र को प्रव्रजन किया है, इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाए। यानी कि संविधान के प्रारंभ के दिन यदि कोई व्यक्ति जो तत्समय पाकिस्तानी राज्य क्षेत्र में रह रहा हो और भारत लौट आता है या लौट आया है, प्रव्रजित किया है, तो उसे भारत का नागरिक माना जाए। स्पष्ट है कि संविधान के प्रारंभ के दिन जो प्रव्रजन हुए पाकिस्तान से
भारत को, वे भारत के नागरिक माने जाएंगे। हाँ, इनके बारे में कुछ बातें कही गई। खंड का, यदि वह अथवा उसके माता पिता में से कोई अथवा उसके पितामह या पितामही या मातामह या मातामही में से कोई मूल रूप से अधिनियमित भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था। अभिप्राय क्या हुआ कि प्रव्रजन करने वाले वे व्यक्ति भी भारत के नागरिक होंगे यदि वे ब्रिटिश भारत के 1935 के अधिनियम में जो भारत का राज्य क्षेत्र था उनके दादा दादी या नाना नानी उनमें जन्म लिए थे, उनको भारत का नागरिक माना जाएगा। खंड खा। अब खंड खा में पहली बात, आर्टिकल 6 खंड का खंड खा। सामान्य तौर पे क्या हुआ कि विभाजन के दिन पाकिस्तान के राज्य क्षेत्र से आए हुए लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे। शर्त है कि ब्रिटिश शासन अधिनियम 1935 में वर्णित भारत का राज्य क्षेत्र से पाकिस्तान वगैरह सब था, यदि उसमें वह व्यक्ति या उसके दादा दादी या नाना नानी में से कोई इस क्षेत्र में जन्मा हुआ हो, वह भारत का नागरिक माना जाएगा। खंड खा का पहला पॉइंट नंबर 1, जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार प्रव्रजन किया है, तब यदि वह अपने प्रव्रजन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र पे मामूली तौर पर रह रहा है, मामूली तौर पर निवासी रहा है। ये ध्यान से सुने। खा का पहला पॉइंट, जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार प्रव्रजन किया है, तब यदि वह अपने प्रव्रजन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी रहा है तो वह भी भारत का नागरिक होगा। या खंड 2, खा का खंड 2, जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 को या उसके पश्चात इस प्रकार प्रव्रजन किया है, तब यदि वह नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत की डोमिनियन सरकार द्वारा विहित प्रारूप और रीति से उसके द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले या ऐसे अधिकारी को जिसे उस सरकार ने इस आयोजन के लिए नियुक्त किया है, आवेदन किए जाने पर उस अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक रजिस्टर्ड कर लिया गया है, तो वह भी भारत का नागरिक होगा। फिर से समझें, जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 को या उसके पश्चात इस प्रकार प्रव्रजन किया है, तब यदि वह नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा विहित प्रारूप और रीति से उसके द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसे प्राधिकारी को जिसे उस सरकार ने इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया है, आवेदन किए जाने पर उस अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है। नोट कर लें एक बात कि परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले, परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 माह तक भारत के राज्य क्षेत्र का निवासी नहीं रहा है, तो वह इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 माह तक भारत के राज्य क्षेत्र में निवासी नहीं रहा है, तो
तो वह इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा। अब खंड 7, आर्टिकल 7, उल्टी बात वही, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। आप भाषा समझें। अनुच्छेद 5 और 6 में किसी बात के होते हुए भी, अनुच्छेद 5 और 6 की बात फिर से दोहराने का कोई मतलब नहीं है, यानी कि अनुच्छेद 5 और 6 जिन्हें नागरिक मानती है, उनके बाद भी यदि कोई व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान में है प्रव्रजन किया है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाए। 1 मार्च 1947 के बाद भारत के राज्य क्षेत्र से ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रव्रजन किया है, तो भारत का नागरिक नहीं माना जाए, भले उसके पितामह पितामही जो कुछ भी हों। आगे अपवाद स्वरूप कुछ और बातें, परंतु इस अनुच्छेद की बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो वैसे राज्य क्षेत्र को जो पाकिस्तान के अंतर्गत है और गया है, लेकिन सरकार की अनुमति से गया है और सरकार की अनुमति की अवधि में फिर लौट आया है, उसे भारत का नागरिक माना जाए। बस इतनी सी बात। यानी कि जो भारत से पाकिस्तान चला गया वह तो नहीं, लेकिन जो एक रूल बेस्ड, एक नियम के धरातल पर प्रॉपर वीज़ा या प्रॉपर कारण से सरकार की जांच परख में गया है और विहित अवधि के भीतर लौट आया है, तो उसे भारत का नागरिक समझा जाए। अनुच्छेद 8, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। ध्यान से सुने, अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो या जिसके माता पिता या दादा दादी या नाना नानी में से कोई जो मूल रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935 में परिभाषित क्षेत्र में जन्मे हुए हैं और इस परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर से निवास कर रहे हैं, भारत के नागरिक समझे जाएंगे। यदि वह नागरिकता प्राप्त करने के लिए डोमिनियन की सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित प्रारूप और रीति से अपने उस देश में जहां वह तत्समय निवास कर रहा है, भारत के राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात आवेदन किए जाने पर राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक रजिस्टर्ड कर लिया गया है। अभिप्राय ये हुआ कि 5 की बात स्वीकारी जा रही है, वो है। 6 की बात पर कोई प्रभाव नहीं है, 7 की बात पर कोई प्रभाव नहीं है, किंतु हम भारतीय उद्भव के हैं, हमारे दादा दादी नाना नानी या हम रहे हैं और ब्रिटिश भारत के भारत सरकार अधिनियम की नागरिकता की परिभाषा जो है कि हम कोर्ट में आते हैं लेकिन हम बाहर रह रहे हैं पाकिस्तान के अलावा, तो संविधान के प्रारंभ होने के दिन
यदि वहाँ के भारतीय दूतावास में हम अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो हम भारत का नागरिक माने जाएंगे, भले हमारा संबंध इस विभाजन इत्यादि से न हो। मान लो हम सिंगापुर में रह रहे हैं, मलेशिया में रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में जो भारतीय दूतावास है, अगर हमारा उद्भव भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश भारत की परिभाषा में आता है तो हम ऑस्ट्रेलिया के भारतीय दूतावास में अपना रजिस्ट्रेशन करा करके भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 9, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। स्पष्ट है कि ऐसे नागरिक जो दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेंगे वे स्वाभाविक तौर पर भारत के नागरिक नहीं होंगे। यह अनुच्छेद 9 कहता है। अनुच्छेद 10, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। आर्टिकल 10 कहता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी एक के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है वह तो भारत का नागरिक है ही। प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों यानी कि 5, 6, 7, 8, 9 के अधीन भारत का नागरिक है वह तो है ही। ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए भारत का नागरिक, यानी कि 5, 6, 7, 8, 9 के व्यक्ति तो भारत के नागरिक हैं ही, लेकिन अगर संसद कोई कानून बना करके किसी को भारत का नागरिक बनाती है, जैसे CAA में कर रही है, तो उसे भी भारत का नागरिक समझा जाए। यानी कि संसद की सर्वोपरिता है। नागरिकता देने के संदर्भ में, नागरिकता खोने के संदर्भ में, नागरिकता समाप्त करने के संदर्भ में आदि आदि आदि। अब इसमें कुछ बातें जान लें। 1-2 विवाद हैं। पहला विवाद है प्रदीप बनाम स्टेट ऑफ यूनियन। प्रदीप वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन। प्रदीप बनाम स्टेट ऑफ यूनियन 1989। इसके बाद इब्राहिम वजीर बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे। तो प्रदीप के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि भारतीय विधि में एकमात्र अधिवास की व्यवस्था है। भारतीय विधि में एकमात्र अधिवास की व्यवस्था है और वह है भारत में अधिवास। ये कोर्ट के तत्कालीन निर्णय हैं, ये बदलते रहते हैं।
भारत में अधिवास या भारत का अधिवास, यानी कि अधिवास उसे, जो अधिवासी होगा वही नागरिक होगा, यानी कि नागरिक वह माना जाएगा जो भारत में अधिवास कर रहा होगा और कोई दूसरा नहीं। दूसरा विवाद, इब्राहिम वजीर बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे में 1952 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कहता है कि नागरिकता के अधिकार को संसद द्वारा पारित विधि के अलावा किसी अन्य रीति से छीना नहीं जा सकता। इस विवाद में कोर्ट कहता है कि नागरिकता का अधिकार केवल संसद छीन सकती है और किसी में क्षमता नहीं। लास्ट आफ्टर ऑल अनुच्छेद 11, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनियमित किया जाना। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनियमित किया जाना। बात स्पष्ट हो गई है कि अन्य बातें महत्वपूर्ण हैं, किंतु भारत की संसद सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वह नागरिकता के अर्जन, नागरिकता की समाप्ति, नागरिकता से संबंध, अन्य सभी विषयों के निस्तारण, निवारण, निराकरण, प्राप्ति, अर्जन, त्याग की सर्वोच्च प्राधिकारी हो, यानी कि भारत की सबसे बड़ी पंचायत यह तय करेगी। सबके बाद भारत का संविधान अनुच्छेद 11 के तरीके तहत ये कहता है कि कौन भारत का नागरिक। तो दिस फिनिशेस विद पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11। लेकिन अभी बहुत खेल बाकी है, अब हम खेलों की ओर चलेंगे धीरे धीरे। नागरिकता संशोधन कानून 2019 पारित हो चुका है। बवाल मचा हुआ है, हंगामा कटा हुआ है। बुद्धिजीवी कुछ कहते हैं, संगठन कुछ कहते हैं, संस्थाएं कुछ कहते हैं। कहीं आशंकाओं के बादल उठ रहे हैं, कहीं आंदोलन हो रहा है। इन सब मुद्दों का कुछ निराकरणीय संदर्भ होना चाहिए। मौलिक आप समझ चुके हैं, बेसिक आप समझ चुके हैं, थोड़ी सी कठिनाई समझने में हो रही होगी। तो बेयर एक्ट से अनुच्छेद 8-9 एक बार फिर पढ़ लीजिएगा। कोई दिक्कत होगी तो पूछिएगा, हम आपके साथ खड़े हैं। तो ऐसी बातें क्यों हैं, नोट कल कराएंगे। कहते हैं कि संदर्भ सकारात्मक हो या नकारात्मक, विवादास्पद हो या विवाद रहित, यदि अनुकूल घटने लगे, यानी कि हम कुछ करने लगें तो और वो चीज़ें हमारे पक्ष में होने लगे, तो मन कभी कभी अति उत्साही हो जाता है और या अहंकारी। सरकार के साथ भी ऐसे हुआ। तलाक का मुद्दा 370-35 से राम मंदिर इत्यादि पे सरकार जीतती गई, तो सरकार को लगा कि अब तो वह सब कुछ किया जा सकता जो हम चाहेंगे। अंततः सरकार ने एक ऐसे बर्रे के छत्ते में हाथ डाल दिया जिससे पक्ष विपक्ष, बुद्धिजीवी और संस्थाओं को खास अवसर मिल गए सरकार के विपक्ष में खड़ा होने का। आंदोलन चलने लगे और एक स्वाभाविक सा प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि धर्मनिरपेक्ष संविधान द्वारा शासित सरकार बहुलवादी भारत में क्या ऐसा भी कर सकती है। इन सब मुद्दों का निस्तारण आगे कल हम करेंगे। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।
हम कल फिर मिलेंगे, इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। आई मीन लेक्चर नंबर 10, आज 9वां लेक्चर था।